मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। सारा बिस्तर गीला हो गया है। मम्मा, अगर ये ऐसे ही टपकता रहा तो हमारा घोंसला टूट जाएगा और हम सब नीचे गिर जाएंगे। नहीं मेरे बच्चों, मैं हूँ ना, बस थोड़ी देर और। ये रात कट जाए, सुबह होते ही मैं मजबूत घास फूस लाकर सब ठीक कर दूंगी। तुम बहादुर बच्चे हो। रानो चिड़िया रोते हुए अपने टपकते घोंसले को देखती रहती है। थोड़ी दूर कालू कौवा और गोरी कव्वी अपने पक्के घोंसले से बारिश का नजारा देख रहे थे। सुनते हो जी, लगता है आज रात रानो और उसके बच्चे बारिश में बह ही जाएंगे। टप टप टप। देखो तो कितनी बेचारी लग रही है। अरे बहने दो, किस्मत वालों को ही मिलता है पक्का घर। वो रानो तो है ही मनहूस, जिसने कभी मेहनत से काम नहीं किया। उसे तो बस रोना आता है। काश हमारे पास इससे भी बड़ा हीरो का घर होता। रानो चिड़िया मदद की आस में हरिया तोते के घर पहुंचती है और कांपते हुए दरवाजा खटखटाती है। हरिया भैया, हरियाली भाभी, दरवाजा खोलिए। हरिया तोता दरवाजा खोलता है। रानो बहन, आप इस भयंकर तूफान में क्या हुआ? भैया, मेरा तिनकों का घोंसला पूरा गल गया। मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं और अब तो घोंसला गिरने भी वाला है। बस आज रात के लिए एक कोना दे दीजिए, सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। हरिया तोते ने अपने घर की टपकती छत की तरफ देखा, जो तेज हवा से हिल रही थी। रानो बहन, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, पर सच ये है कि मेरा अपना घर भी ज्यादा मजबूत नहीं है। अगर तुम और तुम्हारे बच्चे यहाँ आ गए तो जरा सी भी तेज हवा में ये छत हम सबका वजन नहीं उठा पाएगी और सब टूट जाएगा। हाँ बहन, ये छत हम सबका वजन नहीं उठा पाएगी। हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं भैया, मैं समझती हूँ। रानो चिड़िया निराश होकर उस अंधेरी तूफानी रात में वापस अपने टपकते घोंसले की तरफ उड़ चली। अगली सुबह मौसम शांत था। रानो चिड़िया जंगल में लकड़ी लेने जाती है, पर उसका दिल बहुत दुखी था। वो एक पुराने पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, मैं कैसी माँ हूँ, अपने बच्चों को एक सूखी छत भी नहीं दे सकती। वो पूरी रात ठंड में कांपते रहे और मैं एक माँ होने के नाते कुछ ना कर सकी। रानो के ममता भरे आंसू पेड़ की जड़ पर गिरते हैं। तभी उस पेड़ से एक तेज रोशनी निकलती है और एक जादुई परी प्रकट होती है। क्यों रो रही हो रानो चिड़िया? इतने दुख में क्यों हो? आप कौन? मैं इस जंगल की जादुई परी हूँ। मैंने तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अपने बच्चों के प्रति निस्वार्थ प्यार को पूरी रात देखा है। माँ का प्रेम सबसे बड़ा होता है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? परी माता, मुझे धन दौलत, सोना चांदी या कोई बड़ा महल नहीं चाहिए। मेरी बस एक ही विनती है, मेरे बच्चों को एक ऐसी छोटी सी छत मिल जाए जो बारिश में जरा भी न टपके, ताकि वो बस चैन से सो सके और मैं भी उन्हें निश्चिंत होकर देख सकूं। रानो, तुम्हारी आंखों में लालच नहीं, सिर्फ ममता है। मैं तुम्हारी निस्वार्थ भावना और संतोष से बहुत प्रसन्न हुई। परी अपनी छड़ी घुमाती है। जाओ रानो, घर जाओ। तुम्हारा वरदान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। संतोष और ममता ही सबसे बड़े गुण हैं। रानो चिड़िया उड़कर वापस अपने घोंसले की जगह पहुंचती है और हैरान रह जाती है। उसके टूटे फूटे घोंसले की जगह एक छोटा खूबसूरत सोने का घर चमक रहा था। ये तो बिल्कुल नहीं टपकेगा, अब हमें ठंड नहीं लगेगी। मम्मा, ये देखो, जादुई घर। इसकी चमक तो सूरज से भी ज्यादा है। ये तो बिल्कुल नहीं टपकेगा। रानो चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अपने बच्चों के साथ उस सुनहरे घर में चली जाती है। जंगल में रानो के सोने के घर की खबर आग की तरह फैल गई। सोने का घर इस रानो के लिए? ये जरूर कोई चाल है। ये घर हमारा होना चाहिए। हमें इस रानो से ज्यादा कीमती घर चाहिए। जी, पता करो ये उसे मिला कैसे। अगर रानो को मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं? हरिया तोता, हरियाली तोती और बंटी कबूतर रानो को बधाई देने आते हैं। रानो बहन,
ये तो चमत्कार हो गया। आखिरकार आपकी मेहनत सफल हुई। ये सब जादुई परी की कृपा है हरिया भैया। मैं तो बस अपने बच्चों के लिए एक छत मांग रही थी, उन्होंने तो सोने का घर दे दिया। ये बातें कालू और गोरी छुपकर सुन लेते हैं। अच्छा, तो ये सब उस जादुई परी का किया धरा है। कालू और गोरी उसी पुराने पेड़ के पास जाते हैं और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगते हैं। हाय, हम लुट गए, हम मर गए, हमारे पास रहने को घर नहीं है। हाँ, हमारे बच्चे भूखे प्यासे हैं। जादुई परी फिर से प्रकट होती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। क्यों झूठ बोल रहे हो कालू? तुम्हारे पास तो पक्का घर है। परी, हमें रानों से दुगना बड़ा सोने का घर चाहिए और उसमें हीरे भी लगे हों। लालची कौवे, रानो को उसकी अच्छाई और संतोष का इनाम मिला था। तुम्हारे मन में सिर्फ लालच भरा है। हमें कुछ नहीं सुनना, हमें घर चाहिए, मतलब चाहिए। तुम्हें तुम्हारी लालच का फल जरूर मिलेगा। परी अपनी छड़ी घुमाती है और गायब हो जाती है। कालू और गोरी खुशी से उड़ते हुए अपने घोंसले की तरफ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, तेज आंधी और बारिश आती है और उनका पक्का घोंसला तिनके तिनके की तरह बिखर कर उड़ जाता है। नहीं, ये क्या हो गया? हाय, हमारा घर चला गया। अब हम कहाँ रहेंगे? कालू और गोरी अब बेघर होकर बारिश में भीग रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे एक रात पहले रानो भीग रही थी। उन्हें ठंड से कांपता देख रानो चिड़िया अपने सोने के घर से बाहर आई। कालू भैया, गोरी बहन, बारिश बहुत तेज है। जब तक मौसम ठीक नहीं होता, आप लोग मेरे घर के बरामदे में रह सकते हैं। बंटी कबूतर और हरिया तोता अपनी खिड़की से ये देख रहे थे। रानो बहन, आपने फिर अपनी अच्छाई दिखा दी। जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया, आप उन्हीं की मदद कर रही हैं। हरिया भैया, परी माता ने मुझे घर दिया है, लेकिन इंसानियत तो हमें खुद ही रखनी पड़ती है। मेरे बच्चों को सूखी छत मिली, अब किसी और को भी दुख में नहीं देखना चाहिए। कालू और गोरी शर्म से अपनी नजरें झुका लेते हैं। रानो बहन, हमें माफ कर दो। जब आपको मदद की जरूरत थी, हमने आपका मजाक उड़ाया, पर आज आपने हमारे बुरे वक्त में साथ दिया। उन्हें समझ आ गया था कि लालच का फल बहुत बुरा होता है, जबकि संतोष और दया सोने से भी ज्यादा कीमती। एक जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी। उसका घोंसला छोटा था, मगर उसकी दुनिया बहुत बड़ी थी। रानो बच्चों को दाना खिलाते हुए बोलती है, खा लो मेरे बच्चों, जल्दी से बड़े हो जाओ। माँ, आज आप और दाना लाएंगी? हाँ मेरी जान, तुम्हारी माँ तुम दोनों के लिए दुनिया की हर खुशी लाएगी। पास की डाल से गिल्लू गिलहरी आती है। रानो बहन, कैसे हैं आप? और मेरे ये प्यारे भतीजे भतीजी? गिल्लू मौसी, आप आ गई। आओ गिल्लू, तुम आ जाती हो तो दिल लगा रहता है। रानो घोंसले से उड़ने की तैयारी कर रही थी। बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए खाना लाने जा रही हूँ। याद रखना, बिल्कुल आवाज मत करना। आप फिक्र न करें माँ, मैं गुड़िया का ख्याल रखूंगा। गिल्लू बहन, बस जरा बच्चों पर नजर रखना, मैं अभी आती हूँ। आप बेफिक्र होकर जाएं रानो बहन, मैं यही हूँ। रानो चिड़िया उड़ जाती है। पास के पेड़ों पर कालू कौवा, हरिया तोता और बंटी कबूतर अपने अपने साथियों के साथ बैठे सब देख रहे थे। आसमान में एक बड़ा सा साया मंडराता है। जालिम चील शिकारी की नजर घोंसले पर पड़ जाती है। भैया, वो देखो। तुम डरो मत गुड़िया, माँ ने कहा है आवाज नहीं करनी, चुपचाप बैठो। चील शिकारी धीरे धीरे नीचे आने लगता है। बच्चे डर से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ए, खबरदार, दूर हटो यहाँ से, चले जाओ। चील शिकारी घोंसले पर झपट्टा मारता है। गिल्लू गिलहरी पूरी हिम्मत से चील पर कूदती है, उसे काटने की कोशिश करती है। बचाओ, कोई बचाओ, रानो बहन के बच्चों को बचा लो। आसपास के पेड़ पर बैठे कालू, हरिया, बंटी और बाकी पंछी शोर मचाने लगते हैं। भाग जाओ यहाँ से। कितनी जालिम चील है। लेकिन डर के मारे कोई भी पंछी चील के पास नहीं आता।
चील शिकारी गिल्लू को झटक कर दूर फेंक देता है और घोंसले को तहस नहस कर देता है। रानो चिड़िया चोंच में दाना दबाए वापस आती है। वो अपने बिखरे हुए घोंसले को देखती है। गिल्लू एक डाल पर जख्मी पड़ी रो रही थी। गिल्लू, गिल्लू बहन, मेरे बच्चे, गुड़िया, कुकू। रानो तेजी से घोंसले में जाती है। घोंसला खाली था। नीचे जमीन पर गुड़िया बेसुध पड़ी थी। उसकी सांसें बहुत हल्की चल रही थी। कुकू कहीं नजर नहीं आ रहा था। गुड़िया, मेरी बच्ची, कुकू, मेरा कुकू कहाँ है? गिल्लू, मेरा बेटा कहाँ है? गिल्लू लंगड़ाती हुई रानो के पास आती है। रानो बहन, मैं उन्हें बचा नहीं पाई। वो जालिम चील कुकू को अपने साथ ले गया। रानो की दुनिया जैसे उजड़ जाती है। वह अपनी जख्मी बेटी को सीने से लगा लेती है। बाकी सब पंछी, कालू, गोरी, हरिया, बंटी भी नीचे उतर आते हैं। रानो बहन, बहुत अफसोस हुआ। होनी को कौन टाल सकता है। अल्लाह सब्र दे आपको। अफसोस? जब वो जालिम मेरे बच्चों को मार रहा था तब तुम सब कहाँ थे? सब पंछी शर्म से नजरें झुका लेते हैं। तभी गुड़िया चिड़िया आखिरी बार अपनी आंखें खोलती है। माँ, मेरी बच्ची, आंखें खोलो गुड़िया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन गुड़िया की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। नहीं नहीं, मेरी गुड़िया, मेरा कुकू, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मुझे भी अपने पास बुला लो। गिल्लू भी रानो से लिपट कर रोने लगती है। रात का अंधेरा घिर आया था। चलो रानो बहन, यहाँ से चलो, हम नदी किनारे चलते हैं। वहीं आखिरी क्रियाक्रम करना होगा। गिल्लू रानो को धीरे धीरे उस पेड़ से दूर चांदनी में नहाए एक शांत नदी के किनारे ले आती है। रानो अपनी बेटी के जिस्म को गोद में लिए जमीन पर बैठ जाती है। वह बस खामोशी से अपनी बच्ची को देखे जा रही थी। रानो बहन, हिम्मत रखो। कैसे रखूं गिल्लू? हिम्मत भी तो उन्हीं बच्चों से थी। एक चला गया, दूसरी। तभी नदी के पानी पर एक खूबसूरत रोशनी चमकती है और उसमें से एक जादुई परी जाहिर होती है। वह बहुत रहमदिल और नरम दिल नजर आ रही थी। रानो और गिल्लू गिलहरी चौंक कर उस रोशनी को देखती है। आप कौन हैं? मैं एक परी हूँ। मैं तुम्हारे दिल का दर्द महसूस करके आई हूँ। अगर आप सच में परी हैं तो मेरी बच्ची को लौटा दें। प्लीज मेरी गुड़िया को जिंदा कर दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्यारी रानो, उठो। मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ, लेकिन जो रूह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, मैं उसे वापस नहीं ला सकती। तुम्हारी गुड़िया अब बहुत दूर सितारों के पास चली गई है। यह सुनकर रानो की बची खुची आस भी टूट जाती है। वह जोर जोर से रोने लगती है। फिर मेरा क्या होगा? मेरा कुक्कू, वो जालिम मेरे कुक्कू को भी ले गया। अपने आंसू पोंछ लो रानो। मैं तुम्हारी गुड़िया को वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे कुक्कू को उस जालिम चील से जरूर बचा सकती हूँ। सच? मेरा कुक्कू, मेरा बेटा, वो जिंदा है? हाँ रानो, वो जिंदा है और मैं उसे तुम्हारे पास वापस लाऊंगी। परी अपनी छड़ी घुमाती है और गायब हो जाती है। भुल्ला चील का इलाका एक ऊंची सूखी पहाड़ी। वहाँ एक बड़ा सा घोंसला है। कुक्कू एक कोने में डरा सहमा बैठा रो रहा है। माँ, गुड़िया, मुझे बचा लो। तभी वहाँ वही जादुई रोशनी फैलती है और परी जाहिर होती है। डरो मत कुक्कू, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाने आई हूँ। इससे पहले कि कुक्कू कुछ समझ पाता, आसमान से भुल्ला चील गुर्राता हुआ नीचे आता है। खबरदार, ये मेरा शिकार है। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकती। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है भुल्ला। परी अपनी छड़ी घुमाती है। एक तेज रोशनी चील की आंखों से टकराती है। चील दर्द से चीखता है और अपना संतुलन खोकर पहाड़ियों में कहीं गिर जाता है। परी कुक्कू को अपने साथ लेती है और पलक झपकते ही गायब हो जाती है। अचानक वही जादुई रोशनी दोबारा होती है और परी कुक्कू के साथ जमीन पर उतरती है। माँ, कुक्कू, मेरा बेटा, तुम आ गए।
रानो एक हाथ से कुकू को खींचकर अपने सीने से लगा लेती है। कुकू भी अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगता है। मेरा बच्चा, मेरा लाल, तुम ठीक तो हो? तभी कुकू की नजर अपनी बहन गुड़िया पर पड़ती है, जो माँ की गोद में दूसरी तरफ खामोश लेटी थी। माँ, गुड़िया गुड़िया उठो, देखो मैं आ गया। ये उठ क्यों नहीं रही माँ? रानो कुछ बोल नहीं पाती। आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने मेरा कुकू मुझे लौटा दिया। आपने मुझ बेसहारा को जीने का एक सहारा दे दिया। हौसला रखो रानो, जिंदगी ने तुमसे तुम्हारी गुड़िया छीन ली है, लेकिन तुम्हारा कुकू तुम्हारे पास है। अब तुम्हें इसके लिए जीना है और इसे बहुत मजबूत बनाना है। जादुई परी रानो को हिम्मत देकर हमेशा के लिए चली जा। सुंदर वन जंगल में बाहर का मौसम था। लगभग सभी पक्षियों के घरों में नन्हे बच्चे चहक रहे थे। रानो चिड़िया के घोंसले में भी 2 बच्चे निकल आए थे, लेकिन वो खुश नहीं थी। वो उदास होकर अपने तीसरे अंडे को देख रही थी, जो अब तक नहीं फूटा था। ओह मेरे प्यारे बच्चे, देखो तुम्हारे दोनों भाई बहन तो इस खूबसूरत दुनिया में आ गए हैं और खुशी से चहक रहे हैं। तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आए हो? आज पूरे 21 दिन बीत चुके हैं, जो अंडे से बच्चे के बाहर आने का सामान्य समय होता है, और ये बात मेरे मन को बहुत बेचैन कर रही है। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। जंगल की नदी के किनारे गोरी कौवी और हरियाली तोती पानी पीने आई थीं। वहाँ वे रानो के बारे में ही बातें कर रही थीं। गोरी बहन, क्या आपको पता है रानो अभी भी उस तीसरे अंडे को से रही है। मेरी सासू माँ कहती थी कि अगर 20 दिन में बच्चा ना निकले तो अंडा खराब हो जाता है। हाँ हरियाली बहन, 21 दिन तो बहुत होते हैं। जरूर वो अंडा अंदर से सड़ गया है। रानो बेकार में ही समय खराब कर रही है। उसे वो अंडा तुरंत फेंक देना चाहिए। उधर बरगद के पेड़ पर कालू कौवा और हरिया तोता बैठे आराम कर रहे थे। कालू को दूसरों का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था। हरिया भाई, सुना तुमने? रानो चिड़िया पत्थर को से रही है। हा हा हा, उसे लगता है कि सड़े हुए अंडे से राजहंस निकलेगा। सही कह रहे हैं आप कालू भाई। जंगल का नियम है, जो समय पर नहीं आया वो कभी नहीं आता। हमें रानो को समझा चाहिए, वरना सड़े अंडे की बदबू पूरे पेड़ पर फैल जाएगी। रानो अपने अंडे को गर्मी दे रही थी। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी उसके घोंसले के पास आ बैठे। रानो बहन, हम आपके भले के लिए कह रहे हैं, ये जिद छोड़ दीजिए। ये अंडा खराब हो चुका है, इसे नीचे फेंक दीजिए, वरना आपके बाकी दोनों बच्चे भी बीमार पड़ जाएंगे। कालू भैया, मैं आप सब की बात समझ सकती हूँ कि आप सब मेरी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, लेकिन कृपया आप ऐसा मत कहिए। मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये अंडा खराब हो चुका है। जब मैं इसके पास बैठती हूँ तो मुझे एक हल्का सा एहसास होता है। मुझे लगता है कि इसमें अब भी जान बाकी है और इसे बस थोड़ी सी और गर्मी और मेरे स्नेह की जरूरत है। अगले दिन रानो अपने बच्चों के लिए दाना चुगने खेत में गई। वहाँ उसे उसकी सहेली बिंदिया चिड़िया मिली। रानो बहुत कमजोर लग रही थी। रानो, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। तुम ठीक से खा पी भी नहीं रही हो। क्या पड़ोसी सही कह रहे हैं? क्या सच में अंडा खराब है? बिंदिया, क्या तुम भी उन सब की बातों पर भरोसा करोगी? मैं उनकी कही बातों को अनसुना कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। जब मैं इस अंडे के पास होती हूँ तो मुझे एक गहरा और सच्चा एहसास होता है कि यह अभी भी जीवित है। दुनिया चाहे जो कुछ भी कहे, चाहे मुझे बेवकूफ समझे, मैं अपने बच्चे को, अपने इस अंतिम सहारे को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती। शाम को जब रानो दाना लेकर लौट रही थी तो उसे हरियाली तोती और बबली कबूतरी बातें करती हुई मिली। रानो को देखते ही उन्होंने आवाज ऊंची कर ली। अरे बबली, उस तरफ मत जाना। रानो के घोंसले से बदबू आने वाली है। पता नहीं वो सड़ा हुआ अंडा क्यों नहीं फेंकती। कितनी बेवकूफ है। रानो ने यह सुना, उसका दिल बैठ गया, लेकिन वह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से उड़ गई। रात हो गई थी, तेज हवा चल रही थी। रानो अपने दोनों बच्चों और उस अंडे को अपने पंखों में छिपाकर बैठी थी। वह अंडे से बातें करने लगी। देखो बेटा, सब कह रहे हैं कि तुम नहीं आओगे।
क्या तुम सच में मुझे छोड़कर चले गए हो? अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी माँ इन तानों से ही मर जाएगी। कृपया बाहर आ जाओ। सुबह हुई। आज 24वां दिन था। जंगल के कई पक्षी रानो के पेड़ के पास जमा हो गए। माहौल तनावपूर्ण था। गोरी कव्वी सबसे आगे थी। रानो, अब बहुत हो गया। हमने बहुत सब्र कर लिया। ये अंडा अभी इसी वक्त नीचे फेंकना होगा। हम जंगल में बीमारी नहीं फैलने देंगे। हाँ, अगर तुमने इसे नहीं फेंका तो हम इसे जबरदस्ती गिरा देंगे। यही सबके लिए अच्छा है। समाज के दबाव में रानो टूट गई। उसने भारी मन से अंडे को चोंच से धकेला और घोंसले के किनारे पर ले आई। वह उसे नीचे गिराने ही वाली थी। माफ करना मेरे बच्चे। शायद दुनिया सही है और मैं गलत। शायद मेरी ममता हार गई। अंडा लुढ़काते ही रानो को उसमें टक टक महसूस हुई और उसने तुरंत उसे रोक लिया। कालू उसे गिराने झपटा तो रानो शेरनी बनकर उसके सामने डट गई। खबरदार कालू भैया, कोई मेरे बच्चे के पास नहीं आएगा। ये जिंदा है। मैंने अभी महसूस किया है। आप सब यहाँ से चले जाइए। तुम पागल हो गई हो रानो। वहम है तुम्हारा। रानो बहन, अगर आपका दिल कहता है कि इसमें जान है, चलिए हम उल्लू दादा के पास चलते हैं। वे हमारे जंगल के सबसे बड़े और ज्ञानी वैद्य हैं। वे नब्ज देखकर बता देंगे कि अंडे में जीवन है या नहीं। रानो को उम्मीद की किरण दिखी। उसने अपने अंडे को बड़ी सावधानी से पंजों में दबाकर बिंदिया के साथ उल्लू दादा के पास पहुंची। वहां कालू और गोरी भी पीछे पीछे आ गए। दादा, कृपया आप अपनी विद्या से बताइए। सब कह रहे हैं मेरा अंडा खराब हो गया है, इसे फेंक दो। पर मुझे इसमें धड़कन महसूस हुई है। क्या मेरा वहम है? उल्लू दादा ने चश्मा ठीक किया और अंडे को बहुत गौर से देखा। उन्होंने अंडे पर कान लगाकर उसकी भीतरी आवाज सुनी। वहां सन्नाटा छा गया। मूर्खों, एक माँ के एहसास को झुठला रहे थे। रानो बेटी, तुम बिल्कुल सही हो। इस अंडे के खोल के भीतर जीवन संघर्ष कर रहा है। बच्चा कमजोर था, इसलिए इसे बाहर आने में समय लगा, लेकिन यह जिंदा है। उल्लू दादा की बात पूरी होते ही अंडे पर एक बड़ी दरार आई और वह बीच से चटक गया और कमजोर सा चूजा बाहर निकला। वह कांप रहा था। हमें माफ करना रानो बहन। हमें लगा था कि हम सब जानते हैं, लेकिन एक माँ का दिल विज्ञान से बड़ा होता है। कोई बात नहीं, बस याद रखिएगा, किसी को भी समय से पहले बेकार नहीं समझना चाहिए। मेरा ये बच्चा भले ही देर से आया है, लेकिन ये मेरे लिए सबसे अनमोल है। उस दिन जंगल के सभी पक्षियों ने सीखा कि आशा और धैर्य रखने से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है और सबसे बड़ा ज्ञान हमेशा दिल में छुपा होता। सुंदरवन जंगल में कालू कौवा अपने गधे के साथ रहता था। कालू कौवा अपने गधे पर लकड़ियों की गठरी रखता है। चलो, जल्दी चलो, ये सारा सामान बाजार तक पहुंचाना है। अगर तुम रास्ते में रुके तो मेरी मार से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। कालू ने गधे को जोर से एक डंडा मारा। गधा बेचारा दर्द से चुपचाप आगे बढ़ने लगा। शाम को जब गधा सारा काम खत्म करके वापस आया तो वह भूख और थकान से बेहाल था। आ गए, सारा काम हो गया। अब चुपचाप उस पेड़ के नीचे बैठ जाओ। मालकिन, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ खाया नहीं। खाना? अब दोपहर हो गई है। तुम जाओ और किसी पक्षी के खेत में जाकर अपना पेट भर लो। मालिक, कहाँ जाऊं? अगर ना जाऊं तो आप मारेंगे, और अगर किसी के खेत में पकड़ा गया तो खेत का मालिक मारेगा। तो फिर मरो भूख से। मैं तो चला, मुझे भूख लगी है। बेचारा गधा भूखे पेट ही पेड़ के नीचे बैठ गया। यह सब पास के पेड़ पर अपने घोंसले से रानो चिड़िया देख रही थी। उसकी आंखों में पानी आ गया। हे भगवान, यह कालू कितना निर्दयी है। इस बेजुबान जानवर पर जरा भी तरस नहीं आता। रानो चिड़िया कुछ कर नहीं पा रही थी। यह सोचकर वह बहुत उदास हो गई। गोरी, गोरी, क्या खाना तैयार है? अभी सब्र करो, जब भी घर आते हो कान फाड़ देते हो। बना रही हूँ खाना। अरे, खाना ही तो मांगा है, मैंने कैसे तुम्हारे कान फाड़ दिए? सारा दिन गधे के साथ रह रहकर तुम भी आधे गधे बन गए हो। थोड़ा आहिस्ता बोला करो।
आधी रात को कालू कौवा गधे के पास आया। गधा भूख से सो नहीं पा रहा था। सुनो, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें एक काम करना होगा। मालिक, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, बस थोड़ा सा खाना दे दीजिए। तुम्हें बंटी कबूतर के घर जाना है। उनके घर के बाहर अनाज की बोरियां रखी हैं। तुम्हें वो उठानी है और मेरे गोदाम में रखनी है। यह सुनकर गधा कांप गया। कालू उसे चोरी करने को कह रहा था। डर के मारे गधा बंटी कबूतर के घर पहुंचा। बंटी और बबली कबूतरी सो रहे थे। नहीं, मैं यह पाप नहीं कर सकता। बंटी जी कितने अच्छे हैं, मैं उनका नुकसान नहीं करूँगा, भले ही मालिक मुझे मार डालें। गधा वहीं बैठकर चुपचाप रोने लगा। तभी गधे के रोने की